हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, वो सिग्नलिंग के बारे में देखने वाले हैं, जो कि डेफ बायो के पॉइंट द इम्पोर्टेंट। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर गाइस। अगर हम यहाँ पर देखें, दो फॉर्म होता है और एक एग होता है। वो फर्टिलाइज होकर जाइगोट की सिंथेसिस करता है। और ये जो जाइगोट है, इसके अंदर चलती है और सेल्स डिवाइड होते हैं, और सबसे पहले मोरूला की सिंथेसिस करते हैं, जो कि एक 6 सेल स्टेज होती है। ये सेल्स और डिवाइड होंगे दोस्तों, और यहाँ पर फाइनली एक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टूला स्टेज। ये जो ब्लास्टूला स्टेज के सेल्स होते हैं दोस्तों, ये जैसे जैसे डेवलप होते हैं, ये दो तरीके की लेयर्स बना लेते हैं। जो बाहर वाले सेल्स आपको दिख रहे हैं दोस्तों, इन्हें बेसिकली कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट सेल। और ये जो सेल्स है दोस्तों, इनका काम होता है बेसिकली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर की सिंथेसिस करना। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर यानी कि ऐसी लेयर्स जो कि एम्ब्रियो के बाहर वाली चीज सिंथेसिस करती है, यानी कि जैसे प्लेसेंटा, कॉरियन, अलेंटॉइड्स, ऐसे सारी चीजें। वही जो ये वाले सेल्स होते हैं दोस्तों, इन्हें इनर सेल मास कहा जाता है। और ये जो होते हैं दोस्तों, ये एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर की सिंथेसिस करते हैं। अब एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया दोस्तों? ऐसे ऐसा स्ट्रक्चर जो असल में एम्ब्रियो बनेगा। तो इनर सेल मास जो होते हैं, वो असल में एम्ब्रियो बनाते हैं। तो दोस्तों, अब प्रश्न ये आता है कि ये जो चीजें डिसाइड कौन करता है। मतलब कौन है ऐसा जो डिसाइड करता है कि यहाँ वाले जो सेल्स हैं वो इनर सेल मास बनेंगे, और यहाँ वाले जो सेल्स हैं वो ट्रोफोब्लास्ट बनकर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बनाएंगे। तो बस इसी के पीछे चलती है हिप्पो सिग्नलिंग की सारी कहानी। तो देखो, अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके पीछे मेन दोस्तों दो फैक्टर्स का हाथ होता है। एक होता है CDX2 फैक्टर, और एक होता है OCT4 फैक्टर। ये जो CDX2 और ऑक्ट फैक्टर होते हैं दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे को ब्लॉक करते हैं। OCT4 CDX2 को ब्लॉक करता है, CDX2 OCT4 को ब्लॉक करता है। अगर हमारे किसी भी सेल में OCT4 एक्सप्रेस होता है दोस्तों, तो वो यहाँ पर इनर सेल मास की सिंथेसिस करेगा। और किसी भी सेल में अगर CDX2 एक्सप्रेस होता है, तो वो ट्रोफोब्लास्ट की सिंथेसिस करेंगे। लेकिन ये दोनों, अगर एक सेल में CDX2 बन गया तो फिर उस सेल में OCT4 नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हैं। तो किसी एक सेल में इन दोनों में से किसी एक की ही सिंथेसिस हो सकती है। तो अब प्रश्न ये आता है कि डिसाइड कैसे किया जाता है कि किस सेल में OCT4 बनेगा और किस सेल में CDX2 बनेगा, क्योंकि उसके बेसिस पे फिर फेट डिसाइड होगा कि इनर सेल मास कहाँ बनेगा और ट्रोफोब्लास्ट कहाँ बनेगा। तो अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करें दोस्तों, तो वंस अगेन अगर हम इस ब्लास्टूला को ध्यान से देखें, तो आप यहाँ पर देखो कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है दोस्तों, ये बाहर की तरफ प्रेजेंट है। और ये ज्यादा सेल टू सेल कांटेक्ट नहीं है, यानी कि इनके साथ बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट नहीं है। अगर आप इनर सेल मास को देखोगे तो आप देखो ये चारों तरफ से घिरे हुए हैं, और इनमें इनर सेल मास में बहुत ज्यादा सेल टू सेल कांटेक्ट देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये देखो ना, कितने अच्छे से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तो अगर हम देखें इनर सेल मास जो होते हैं दोस्तों, सबसे पहली चीज, ये सराउंडेड होते हैं बहुत ज्यादा एक सेल के साथ साथ, मतलब एक दूसरे सेल के साथ साथ। और दूसरा, इनमें सेल टू सेल कांटेक्ट जो होता है वो भी हाई अमाउंट में होता है। तीसरी चीज, ये कोई पोलैरिटी के साथ नहीं होते, यानी कि इनमें कोई एपिकल और बेसल साइड नहीं होती। वहीं अगर हम ट्रोफोब्लास्ट सेल्स की बात करें तो इनमें सेल टू सेल कांटेक्ट कम है दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हो ये डायरेक्ट आउटर एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में है। उसी के साथ साथ इनमें पोलैरिटी देखी जाती है, यानी कि इनमें एपिकल साइड और बेसल साइड होती है दोस्तों, जो दोनों अलग साइड, एपिकल साइड एक अलग साइड हो जाती है, बेसल साइड एक अलग साइड हो जाती है। अब इसकी वजह से ये दोनों सेल्स जो है वो दो डिफरेंटली एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पर सेल्स इतने ज्यादा सेल टू सेल कांटेक्ट नहीं दिखा रहे, और इसमें सेल टू सेल बहुत कांटेक्ट है। तो ये दोनों सेल्स अलग तरीके से एक्ट कर सकते हैं। कहने का क्या मतलब है, कैसे एक्ट करेंगे? लेट्स स्टार्ट विद द हिप्पो सिग्नलिंग कि कैसे क्या चलता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये इनर सेल है। इनर सेल यानी कि वो सेल्स जो आगे जाकर इनर सेल मास की सिंथेसिस। अब ये जो सेल्स हैं, इनमें सेल टू सेल कांटेक्ट बहुत होता है, ये चारों तरफ से सेल से घिरे होते हैं दोस्तों। तो इनमें जो हिप्पो सिग्नलिंग है वो चलती है। इनमें जो हिप्पो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, इनमें हिप्पो सिग्नलिंग चल पाएगी। तो इसकी वजह से इसमें हिप्पो सिग्नलिंग एक्टिवेट हो जाती है, जो लैट्स नाम के एक मॉलिक्यूल को साइटोप्लाज्म में एक्टिवेट करती है। जैसे ही लैट्स एक्टिवेट होता है, वो यैप नाम के एक मॉलिक्यूल को फॉस्फोराइलेट कर देता है, और जैसे ही यैप फॉस्फोराइलेट होगा दोस्तों, उसका डिग्रेडेशन। तो यैप जो है वो साइटोप्लाज्म में ही डिग्रेड हो जाए। अब इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, न्यूक्लियस में
जो डीएनए होता है उसके ऊपर एक फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं टेड 4 फैक्टर। अब डीएनए के ऊपर अगर टेड 4 अकेले आएगा दोस्तों, तो इस कंडीशन में डीएनए से एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा और वो प्रोटीन होगा ऑक्ट 4। तो ना इनर सेल्स में हिप्पो सिग्नलिंग चलेगी जिसकी वजह से ऑक्ट 4 बनेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बेसिकली क्या रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो सेल्स होंगे वो इनर सेल मास बनेंगे। वहीं ये जो आउटर सेल्स हैं दोस्तों, इनमें हिप्पो सिग्नलिंग नहीं चल पाएगी बिकॉज इनमें ज्यादा सेल टू सेल सराउंडिंग नहीं है। तो इन सेल्स में यहाँ पर हिप्पो एक्टिविटी ऑफ रहेगी। इसकी वजह से लैक्स एक्टिवेट नहीं हो पाएगा और ये जो गैप है वो अनफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में रहेगा बिकॉज गैप को किसी ने फॉस्फोराइलेट नहीं कर पाया। गैप अगर अनफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में है तो वो न्यूक्लियस में जाके टेड के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। और इस कंडीशन में फिर डीएनए के ऊपर टेड के साथ साथ यैप भी आ गया। अगर डीएनए के ऊपर दोस्तों टेड के साथ यैप आ चुका है तो वो उस कंडीशन में डीएनए को बोलेंगे कि तुम एमआरएनए बनाओ और एमआरएनए से प्रोटीन बनाओ CDX2। तो इस कंडीशन में दोस्तों एमआरएनए से जो प्रोटीन बन रहा है वो CDX2 का है। तो इन सेल में स्पेसिफिकली दोस्तों क्या आ गया, CDX2 आ गया और दूसरे सेल्स में स्पेसिफिकली ऑक्ट 4 आ गया। इस बेसिस पे दोस्तों डिसाइड होगा कि ये वाले जो सेल्स हैं, ये वाले सेल्स ट्रोफोब्लास्ट बनाएंगे और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बनाएंगे। वहीं ये वाले जो सेल्स है दोस्तों किसकी सिंथेसिस करेंगे, इनर सेल मास की सिंथेसिस करेंगे। और ये जो इनर सेल मास होते हैं दोस्तों, ये प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स का मतलब ऐसे स्टेम सेल्स जिनके पास एबिलिटी है कि वो पूरे के पूरे एम्ब्रियो की सिंथेसिस कर सके। इसमें भी इनका साथ कौन देता है, ये जो ऑक्ट 4 है ये नैनोग नाम के एक मॉलिक्यूल को पॉजिटिव मैसेज देता है और ये नैनोग इन इनर सेल मास को प्लूरीपोटेंट मेंटेन करके रखता है, यानी कि एज अ प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल की तरह मेंटेन करके रखता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा सेल ट्रोफोब्लास्ट बनेगा और कौन सा सेल इनर सेल मास बनेगा। इस तरीके से हिप्पो सिग्नलिंग जिसमें चलेगी वो इनर सेल मास बनेगा ऑक्ट 4 बना के, और जिसमें हिप्पो सिग्नलिंग नहीं चलेगी वो ट्रोफोब्लास्ट बनेगा CDX2 बना के। इससे रिलेटेड दोस्तों CSIR ने दिसंबर 2025 में जो रीसेंट पेपर हुआ था उसी में क्वेश्चन पूछा था। कह रहा है फेट से रिलेटेड, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास से रिलेटेड आपको क्या लगता है कि कौन चीज डिटरमाइन करती है कि कौन से सेल्स ट्रोफोब्लास्ट बनेंगे और कौन से सेल इनर सेल मास। तो कह रहा है ऑक्ट 4 जो है वो यहाँ पर CDX2 को रिप्रेस करता है, रोकता है, और जिसकी वजह से ऑक्ट 4 यहाँ पर इनर सेल मास की सिंथेसिस कर लेता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऑक्ट 4 तो इसी तरीके से एक्ट करता है, CDX2 को ब्लॉक करता है और ICM की सिंथेसिस, इनर सेल मास की सिंथेसिस करता है। जैसे ही मुझे पता चला ए ऑप्शन सही है, बाकी तो नहीं हो। CDX2 synthesized by ट्रोफोब्लास्ट एक्टिवेट ऑक्ट 4। भाई CDX2 और ऑक्ट 4 एक दूसरे के दुश्मन है। CDX2 कभी ऑक्ट 4 को पॉजिटिव मैसेज नहीं देगा। ए ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया, इसलिए बी स्टेटमेंट गलत है। इससे मुझे पता चल गया डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एक्सप्रेशन ऑफ नैनो अलाउ सेल्स ऑफ ICM टू रिटेन प्लूरीपोटेंसी, सही बात है। ऑक्ट 2 ने या ऑक्ट 4 ने यहाँ पर नैनोक को पॉजिटिव मैसेज दिया था और नैनोक जो है वो प्लूरीपोटेंसी मेंटेन करके रखता है, बिल्कुल सही बात। YAP बाइंड्स टू TED4 एंड रिप्रेसेस CDX2। YAP अगर TED से बाइंड हो रहा है तो वो CDX2 को रिप्रेस नहीं करेगा, उल्टा एक्सप्रेस करवाएगा CDX2 को, और CDX2 को बोलेगा भाई तू बन, तू सिंथेसिस हो, ताकि यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट बन सके। तो ए और सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, मतलब स्टेटमेंट सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप गाइस आपको ये चीज बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी हिप्पो सिग्नलिंग। वंस अगेन अगर आपको बंसल बायोलॉजी पे मेरे साथ पढ़ना है दोस्तों, तो आप न्यूक्लियस बैच में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप जून बैच टारगेट कर रहे हो, दिसंबर टारगेट कर रहे हो, या TIFR और DBT के बैचेस भी टारगेट कर। बाकी अगर आप किसी और MSc और PhD एंट्रेंस के साथ जुड़ना चाहते हो तो बंसल बायोलॉजी आप डाउनलोड तो ऐप को। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी दिस सेशन। आई विल मीट यू इन द सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको अगले कोई वीडियो स्पेसिफिक चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, बाय।